हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ने जा रहे हैं मेंसुरेशन 2D का पहला वीडियो लेक्चर। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपकी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन आपकी और हमारी सबकी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है समय। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कह चुके हैं कि टाइम इज़ मनी, ठीक है। तो उसके पीछे एक गहरा लॉजिक है कि समय से महत्वपूर्ण इस दुनिया में कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जो पढ़ाने जा रहा हूं, इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम लोग कोई भी फालतू की इधर उधर की बात नहीं करेंगे, मतलब टू द पॉइंट बात होगी। और आपको काम ये करना है कि उस पूरे समय का आप उपयोग करें, उसमें एक वीडियो लेक्चर में बताई गई एक एक बात को अपने कॉपी पर नोट करें और आपके पास एक फर्स्ट क्लास सा नोट्स बनता चला जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें आज का इस पहला वीडियो लेक्चर। और मैं पढ़ाऊंगा आपको आज इक्विलेटरल ट्रायंगल। त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो त्रिभुज भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार का होता है: समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। ऑन द बेसिस ऑफ साइड देयर आर थ्री टाइप ऑफ ट्रायंगल: इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। जिसमें मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात पहले की है, ठीक है। सबसे आसान और सीधा साधा जो त्रिभुज होता है वो यही है, ठीक है, इक्विलेटरल। उसका कारण क्या लिखा है? ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं होती हैं बराबर। अगर ये ए है, ये ए है, ये भी ए है, ठीक है। इसके अलावा इसके सभी जो कोण होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री का। इसके अलावा इसके अंदर अगर आप शीर्ष से कोई लाइंस खींचते हो जो सामने वाली भुजा पे सीधी तरह से गिरे जाके, तो ये सारी जो लाइंस होती हैं ये भी आपस में बराबर होती हैं। ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। एक छोटे तौर पे हमने इसको समझ लिया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है। बेसिक बात है, लेकिन मुझे सारी बात को कवर करना है, ठीक है। इसलिए मैं हर बेसिक बात पे भी बात करूंगा, ठीक। अब बात ये आती है कि इसका हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ेंगे क्षेत्रफल परिमाप से संबंधित प्रश्न, लेकिन हम उस टॉपिक पे जाएंगे अभी। लेकिन उससे पहले इस फिगर को आपको किस तरह से अपने दिमाग में बैठाना है। देखो, कोई भी मेंसुरेशन का अगर आप फिगर पढ़ते हो तो उसकी पूरी पिक्चर आपके दिमाग में विजुलाइज होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। और मेंसुरेशन को किस तरह से देखना है उसको भी मैं एक दो एग्जाम्पल से पहले आपको समझाऊंगा। देन उसके बाद हम चलेंगे उस एरिया, पैरामीटर और पूरी बात को मैं समझाऊंगा। तो जो स्टार्टिंग वाली बात है उसको जरा गौर से समझिएगा। और ये जो चीज़ है मैंने कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी है। एक सवाल आपके सामने है। ये सवाल आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो भी सकता है, आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। अभी तक आया नहीं है ऐसा सवाल, लेकिन आ सकता है। आपके मेंस में भी आ सकता है, CHSL में भी आ सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो सवाल ये कहता है साहब कि इस तरह का एक फिगर दिया गया है। इसमें बोला गया एक समबाहु त्रिभुज ABC में D और E भुजा AC और BC पर स्थित एक बिंदु है। DF और EG जो भुजा AB पर लंब है। FG की वैल्यू 8 दी गई है और ये पूछा गया CD और CE का जोड़ कितना होगा। अब इस सवाल को देख के आप लोग अभी घबराना नहीं, आपके मतलब की पूरी बेसिक जानकारी अभी आगे होगी, ठीक है, ठीक है। ये मत सोचना कि कुछ ये कि उस मेंस लेवल पढ़ाने लग गए, अभी ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको कुछ भी कठिन नहीं होता है, बस एक समझ की बात होती है, ठीक है। तो मैं समझाने का जो प्रयास कर रहा हूं, तो मेरे साथ आप बने रहेंगे, ठीक है। तो आप पहले समझिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आया है और इसको आप करेंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक तरीके से इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं पहले वो बताऊंगा। फिर मैं आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं कि मेंसुरेशन को आपको किस तरह से डील करना चाहिए, किस तरह से विजुलाइजेशन में लेके जाना चाहिए, वो सारी बातें भी होंगी। तो सबसे पहले मैं इसका बेसिक्स बताता हूं। देखिए, अगर ये ABC एक त्रिभुज है, ठीक है ना भाई, है त्रिभुज, ठीक है। आपने कहा, मैंने कहा कि मान लीजिए कि ये X है, ठीक है, और ये Y है और ये हिस्सा Z है, ठीक। और मैं जानता हूं कि XYZ में क्या रिलेशन होगा, ये मुझे पता लगाना है। तो मैंने एक बात तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आपने कहा यस, बराबर होती हैं। हमने कहा कि सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। आपने कहा यस, सारे कोने भी 60 डिग्री के होते हैं, तो ये भी 60 डिग्री होगा। अच्छा, ये जो DF लाइन है परपेंडिकुलर बोली गई थी, लंब बोली गई थी। EG भी AB पर लंब बोली गई थी, यानी ये एंगल 90 डिग्री। ये 90, ये 60, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा साहब 30 डिग्री का, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे ये बताओ कि जो ADF वाला जो ट्रायंगल है, जो ADF वाला जो ट्रायंगल है, ADF कौन सा? ADF, इस ट्रायंगल में AF और AD में क्या रिलेशन है? तो आपको यहां पर cos
60 का इस्तेमाल अगर आप कर दो तो cos 60 क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, AF और क्या है, AD। तो आधार है AF और AD, और आप सभी जानते हो कि cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो मैंने यहां पर लिखूंगा 1/2, तो AF अपॉन AD। यहां से एक निष्कर्ष समझ में आया कि जब भी ये 30, 60 और 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ये AF अगर 1 यूनिट है तो AD जो है वो 2 यूनिट होगी, ये रेशियो है। ठीक है, तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं, इन सारी बात को हटा दिया मैंने यहां पर, और इसको ऐसे समझिए कि अगर ये A है तो ये कितना है, 2A है। सेम एज ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 30 डिग्री का होगा, और मैंने कहा कि अगर ये B है तो ये कितना हो जाएगा, 2B हो जाएगा। जैसे ही मैंने इस चीज को बनाया, हम जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं होती हैं बराबर। अगर सारी साइड्स इक्वल हैं तो मैंने ये कह सकता हूं कि जो AC है वो AB के बराबर है। यहां ये लाइन इसके बराबर जैसे मैं लिखूंगा, देखो कुछ रिजल्ट आएगा, देखना x + 2a। AC में कितना है, x + 2a। तो मैंने ये इसको ऐसे लिख दिया, बराबर किसके है, AB के, यानी A + Z + B के। तो मैंने यहां लिखा A + Z + B। यहां से मैंने देखा कि x बराबर क्या आ गया, x A + Z, 2a है वो इधर जाएगा। देखो 2a जब इधर जाएगा तो a में से 2a घटेगा तो माइनस का a बचेगा। इस वजह से मैं इसको लिख देता हूं z + b माइनस a। ठीक है ना, इसको बोल दिया समीकरण नंबर 1। वैसे ही अगर मैं इस तरफ देखूं, ठीक है, तो मैंने कहा कि BC जो है AB के बराबर है, तो मैंने कहा कि y + 2b बराबर मैं लिखूंगा A + Z + B। और यहां से मैं देख पाऊंगा y बराबर क्या आ जाएगा, A + Z - का B। समीकरण 2। अगर मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ देता हूं तो जैसे ही मैं इसको जोड़ता हूं एक रिजल्ट सामने आएगा। देखिए क्या रिजल्ट आएगा। जैसे ही मैंने जोड़ने की बात की तो आप ये देखोगे यहां पर कि B से ये B कट जाएगा, A से ये, सॉरी मैंने यहां पर यहां चलते और एक बार फिर से B से ये B कट गया, -A से ये A कट गया, और मेरे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया, x + y, और इधर आएगा z + z। तो कितना आ जाएगा, 2z। मैंने यहां पर एक निष्कर्ष निकाला और ये फाइनल निष्कर्ष है। ठीक है, मैंने यहां पर ये देखा कि अगर ऐसा होगा तो ये x और y का जो जोड़ होगा वो इसके दुगने के बराबर होगा। आगे से ऐसे कभी प्रश्न आएगा और आपने ये पहले देखा हुआ तो आपके दिमाग में सीधे हिट कर जाएगा ये सवाल। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा रटाने की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ बातें आपको समझाना चाह रहा हूं, उसको जरा समझिए। ठीक, अब देखो कभी भी मेंसुरेशन के अंदर इस तरह का फिगर बने, कभी भी, जिसमें, इसको आप नोट कर लेना अपनी कॉपी पर। ठीक है, मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसको बात को समझना, कि जैसे कि एक त्रिभुज मैंने यहां पर ये बनाया। अब बोला गया कि इस त्रिभुज के अंदर यहां पर D कोई बिंदु है, यहां पर E कोई बिंदु है, और यहां से परपेंडिकुलर खींचे गए। जैसे ही बोला गया कि इस पर स्थित कोई बिंदु है, इस लाइन पर स्थित कोई बिंदु है, तो ये बिंदु इधर भी हो सकता है और ये बिंदु इधर भी हो सकता है। अच्छा, ऐसे ही मैंने दोबारा बनाया। अब मैं इस बिंदु को इधर भी ले सकता हूं, इस बिंदु को इधर भी ले सकता हूं। ठीक है, अगर मैं इसको x कहूं, इसको y कहूं, इसको z कहूं, यहां से इसको x कहूं, इस लाइन को y कहूं, यहां से लेकर यहां तक की बात को z कहूं, तो हर कंडीशन में आपके पास आना वही है, x + y + 2 बराबर 2z। इस पॉइंट्स को आप कहीं पे भी आगे पीछे खिसका सकते हो अपने सुविधा के अनुसार। प्रश्न में यह बोला गया था, ये चित्र आपको बना दिया गया। अगर मैं इस D पॉइंट को इधर ले लूं, E पॉइंट को इधर ले लूं, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात यहां पर इस सवाल के अंदर से ये समझने वाली है कि आपको मेंसुरेशन के फिगर्स में आप ये खेल भी खेल सकते हो जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है विजुअलाइजेशन वाला, और जिसको आप शायद शिफ्टिंग मेथड के नाम से भी जानते होंगे। वो शिफ्टिंग वाली चीज यहां पर भी अप्लाई हो सकती है। तो इसको आपने समझ लिया। अब मैं यहां से इसको साफ करूंगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, और मैं आपको फाइनल बात बताने जा रहा हूं जो मुझे समझाना था। वो ये है कि ये है आपके सामने क्वेश्चन। ठीक, हमको ये पता है कि x + y = 2z है, उसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर क्या होगा। तो आप बोल दोगे इसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर क्या होगा, तो आप बोलोगे 2, क्योंकि CD + CE बराबर पूछा गया, तो जो FG आपको 8 दिया गया ना भाई साहब, इसका आपको क्या कर देना, दुगना, अर्थात 16। इसका उत्तर आ जाएगा 16। ठीक, लेकिन जो प्रूफ मैंने आपको समझाया उस पर जरा गौर करते हैं, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर मैं इस D पॉइंट्स को
यहां से खींच के, मान लीजिए बड़ी एक लाइन है, हमको पता लग गया इस लाइन, इस पॉइंट को मैं कहीं ले सकता हूं, तो इस पॉइंट को मैंने इधर ही ले लिया, यहीं पे डी कह दिया, और एफ जब यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये एफ पॉइंट भी इधर ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। और ई पॉइंट को भी मैं इस तरह से इसको खींचता हुआ ले आया और यहां पर ई पॉइंट को इधर रख दिया और जी पॉइंट भी इधर ही आ जाएगा इसी पर। यानी जो ई है और जो जी है वो आपके पास इस तरह से कुछ बन जाएगा कि ए बी सी, यहां पर डी है और यहीं पर आपके पास एफ है, और इसी पॉइंट पे आपके पास ई है और इसी पॉइंट के आपके पास जी है। तो आपको, और ये देखेगा कि अगर ये x है भाई साहब, ये पूरा y है और यहां से लेकर ये पूरा z है, आपको मेरी इस बात को समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं आपसे फिर कहूं कि x प्लस वाई बराबर क्या है, तो आप कहोगे कि जो x है वो z के बराबर है, y है वो भी z के बराबर है, इस x की जगह पर भी z है, y की जगह पे भी z है, तो मेरे पास z प्लस z आंसर क्या आ गया, 2z। कुछ भी हमको बेसिक कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये विजुअलाइजेशन है, ये शिफ्टिंग है, मेंसुरेशन में कई जगह ऐसे सवालों पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो आई होप ये छोटी छोटी बातें आप पहले इकट्ठा कीजिए। कुछ भी सरल कठिन कुछ नहीं होता, आपकी सोच की बात है। आप पहले इन चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी जो बातें बताई गई, आई होप इतनी तो अंडरस्टैंडिंग आप रखते होंगे और बात को सीख रहे होंगे। मैंने क्या कहा, बस शिफ्ट किया, इन पॉइंट्स को यहां से खींच के यहां ले आया और यहां से इस लाइन को खींच के इधर ले आया। ये डी और एफ में कहीं रख सकता था और वो शिफ्टिंग वाली तरीके से मैंने इसको बता दिया। एक निष्कर्ष आपके सामने आ गया। तो ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कई जगह जैसे अकॉर्डिंग टू फिगर कुछ हमको दे दिया जाता है और हम उस फिगर के अकॉर्डिंगली सवाल करने लग जाते हैं। हम उसमें चेंज कर सकते हैं, हम उस पॉइंट्स को इंटरचेंज मतलब ये शिफ्ट कर सकते हैं, जिसका खेल यहाँ पे समझा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातों को समझते हैं। ये एसएससी का या वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का इक्विलेटरल ट्रायंगल पे बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इस सवाल को आप देखें तो मैंने भाई साहब ये बना दिया आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये बन गया आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलो इसको ऐसे रहने देते हैं और इसका नाम है मान लीजिए ए, बी और सी। यहां से आप इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यहां से ओ ये बात नहीं है, ये कुछ और है। ए बी सी एक त्रिभुज है, इसके अंदर कोई बिंदु स्थित है, ठीक, एक बिंदु स्थित है। तो हमने कहा कि भाई साहब वो बिंदु मान लीजिए ये है, ठीक। अब आपसे बोला गया इस बिंदु से यहां पर तीनों भुजाओं पर डाले गए जो लंब है, ये जो परपेंडिकुलर है इस लाइन से ये डाला, ये मान लीजिए इसकी लेंथ P1 है, यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाला, इसकी लेंथ मान लीजिए P2 है, और यहां से ये परपेंडिकुलर डाला, इसकी लेंथ मान लीजिए P3 है। तीन लंब तीनों भुजाओं पर ये डाले गए और आपसे पूछा गया कि जो इनमें से कौन सा संबंध सही है, P1 प्लस P2, P1 प्लस P2, P3, जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। एक चीज बताइए, सवाल के अंदर बोला गया ये पॉइंट है, ये त्रिभुज के अंदर स्थित है, और अंदर जब स्थित है तो इस पॉइंट को मैं कहीं पे भी ले सकता हूं, ठीक। ये मेरे राइट्स हैं। आपने बोला मुझसे, मैंने आपकी बात को इग्नोर नहीं किया। आपने कहा ये पॉइंट ए बी सी ट्राइंगल के अंदर है, अब मैं इस पॉइंट को इधर ले लूँ, इस पॉइंट को इधर लूँ, इस पॉइंट को इधर लूँ, इस पॉइंट को इधर लूँ, ये मेरी मर्जी है। तो क्यों ना हो मैं इस पॉइंट को इधर ले लूँ, ठीक है। और अगर मैं यहां मानते हुए इसमें, अगर यहां इस पॉइंट को मानते हुए अगर मैं इसमें परपेंडिकुलर खींचूंगा, तो आप बताइए कि अगर यहां से P1 वाला परपेंडिकुलर है तो इसी पॉइंट से खींचा है तो यही मिलेगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। P2 वाला परपेंडिकुलर है, लंब है, तो ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, इधर ही मिल जाएगा। लेकिन P3 वाला एक परपेंडिकुलर बचेगा जिसकी लेंथ ये रहेगी। यहां से जब आप तीसरी भुजा पे परपेंडिकुलर डालोगे तो केवल ये बचेगा। तो कुल मिला के आपने ये देखा कि P1 प्लस P2 प्लस P3 इसका जोड़ कितना निकला। तो आपने ये देखा कि P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर क्या हो गया। तो P1 तो 0 हो गया, उसकी लेंथ कुछ बची नहीं, P2 भी 0 हो गया, लेकिन P3 जो है वो h के बराबर हो गया, अर्थात त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर हो गया, ठीक है ना भाई।
अब बहुत इजी बात है कि P1 प्लस P2 प्लस P3, P1 प्लस P2 प्लस P3 का जो मान होगा त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर, और त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है √3/2a होती है। ये सारी बातें, ऊंचाई क्या होती है, परिमाप क्या होता है, ये आगे अभी बताने जा रहा हूं। बिल्कुल तसल्ली से ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ठीक, तो मैंने यहां से पूछा गया कि भुजा A बराबर क्या होगा, तो आप 2 को इधर ले जाएं, बट्टे में √3 लिख दें, P1 प्लस P2 प्लस P3, ये बराबर हो गया। तो भुजा जो है वो किसके बराबर हो गया, 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3 के। ये विजुलाइजेशन आपको समझ में आया। एनी पॉइंट अंदर कहीं में है तो अंदर कहीं पे भी हो सकता है, और मेरा ये राइट है, इसको मैं कहीं पे भी ले सकता हूँ। वो आपने बोला कि त्रिभुज के अंदर स्थित है, मैंने कहा कि ठीक है मैं अंदर ही लूंगा, और मैंने इस पॉइंट को जस्ट इसी के पास रख दिया जाके, जहां से जो दूरी है P1 और P2 की वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, नगण्य है, ठीक है। इसलिए मैंने दूरियों को 0, 0 और h ले लिया। अब बात ये आती है कि साहब कि नहीं साहब ये तो ठीक है आपने बता दिया, और मेरा अगर आप इसको बेसिक से जानना चाहते हो तो मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा, और मेरे वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। बेसिक तरीक़ों से हम अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करते हैं, मजबूत करते हैं, क्योंकि हर चीज़ का जो बेस होता है वो कॉन्सेप्ट और वो बेसिक्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। कोई भी ट्रिक का जो बेस होता है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो क्लियर होने चाहिए। 1 मिनट लगेगा मुझे, मैं आपको उस बेसिक से भी समझा देता हूँ। मान लीजिए कि यही फिगर है, एक लाइन मैंने ऐसे खींची, कैसे खींची, इसको ऐसे मिला दिया, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया O। अगर मैं आपसे पूछूं कि त्रिभुज BOC, त्रिभुज, इसको ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। मैंने आपके सामने जो चीज़ यहाँ पे लिखी है उसका मतलब केवल ये है भाई साहब कि यहाँ पर आपको 3 त्रिभुज दिख रहे हैं, BOC, AOB और AOC। तीनों त्रिभुज को अगर मैं जोड़ दूंगा, ये अंदर दिख रहा है ना त्रिभुज BOC, AOC, AOB, इन तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ दूंगा तो पूरा मेरे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4a² होता है। ये सारी चीज़ें अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ये कैसे होता है, क्यों होता है, लेकिन जो चीज़ अभी चल रही है, ठीक है, उसको जरा समझो, क्योंकि यहाँ से कुछ बेसिक्स आपके समझ में आ रहे हैं कि मेंसुरेशन को पढ़ना कैसे है, ठीक है ना। तो BOC का जो मान है वो कितना है, BOC त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई होता है, तो ये आधार है और ये इसकी ऊंचाई है, अर्थात मैं 1/2, इस लाइन को मैं A बोल देता हूँ, क्योंकि सारी भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज के अंदर। तो 1/2a इंटू P1 P3। ऐसे ही अगर मैं इसको देखूंगा तो 1/2a इंटू P3 आएगा, इसी को देखूंगा 1/2a इंटू P1 आएगा। तो मैं क्या करूंगा कि 1/2 को a को ले लेता हूं इससे बाहर, और अंदर आ जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। अब मैं देखूंगा ये से ये 2 कट गया, और ये जो वैल्यू है ये मेरे पास क्या निकल के आएगी, a से स्क्वायर काट दूंगा, a बराबर क्या आ जाएगा 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये मैंने बेसिक से बता दिया, ठीक है। मुद्दे की बात थी कि आप विजुलाइज करें चीज़ों को, ठीक। कभी कभी जब हम समबाहु त्रिभुज पढ़ते हैं तो त्रिभुज का जो क्वेश्चन होता है वो एक्चुअल में त्रिभुज के चैप्टर से होता ही नहीं है, नाम समबाहु लिखा हुआ है, ठीक है। छोटी सी बात है, इसको भी एक सवाल से कर लो, फिर हम चलेंगे बेसिक से, पूरी बात समझेंगे। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा A है, आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, इसकी सारी भुजाएं A है। अगर ये A है, ये भी A है और ये भी A है। अब बोला गया इसके मध्य बिंदुओं से इसका कोई मिड पॉइंट होगा, इसका कोई मिड पॉइंट होगा, इन पॉइंट्स को मिलाया आपने और इसका कोई मिड पॉइंट होगा, एक त्रिभुज बनाया, और फिर इनके मध्य बिंदु को दोबारा मिलाया और दोबारा एक त्रिभुज बनाया, फिर इनके मध्य बिंदु को दोबारा मिलाया और दोबारा एक त्रिभुज बनाया, और इस तरह से आप मध्य बिंदु को मिलाते हुए त्रिभुज बनाते चले गए। आपसे पूछा गया इन सभी त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा।
ठीक है। त्रिभुज का परिमाप होता है त्रिभुज की भुजाओं का जोड़। अगर मैं इसकी मूल त्रिभुज की परिमाप की बात करूं तो आप बोलेंगे a प्लस ए अर्थात 3a। ठीक है। तो इस तरह से आप जितने भी ट्राइंगल, अब ये लेंथ में आप ये लेंथ जोड़ो, फिर इस वाले त्रिभुज की पूरी लंबाई सारी भुजाओं को जोड़ो, इस वाले त्रिभुज की सभी भुजाओं को जोड़ो, अंदर बनेगा तो उन सभी भुजाओं को जोड़ो। इस तरह से इसमें अनंत त्रिभुज बन रहे हैं और आपसे पूछा गया इन सभी त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, इस प्रश्न में पूछा गया। तो ये सवाल एक्चुअल में मेंसुरेशन का नहीं है, लेकिन ऐसा सवाल आपको देखने को कहीं मिलेगा। तो आपको ये समझना है कि ये सवाल जो है किसका है। तो आपके सामने एक पिक्चर मैंने आपको बताया कि बनता कैसे है। दूसरी बात, त्रिभुज की सभी भुजाओं को जो जोड़ होता है वो क्या होता है, a प्लस ए यानी 3a। पहले त्रिभुज का परिमाप कितना है, 3a। अब जैसे ही मैंने इसको मध्य बिंदु को मिलाया तो आप सभी जानते होंगे इस बात को कि अगर मैं दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को टच करूं तो मिड पॉइंट का जो इस वाली लाइन का जो भी जो लंबाई रहेगी वो बेस के आधी होती है, ये आप जानते हो। ठीक है। इसका मतलब परिमाप भी जो है, अगर मैं, क्योंकि मिड पॉइंट को मिला रहे हैं, ये इस लाइन के ये वाली लाइन आधी है, इस लाइन के ये वाली लाइन आधी है और इस लाइन की ये वाली लाइन आधी है। क्यों, भुजाओं का जब आधा हो रहा है तो पेरीमीटर का भी आधा होगा। तो आगे वाला जो परिमाप बनेगा आगे वाले त्रिभुज का, वो पूरे का कितना बनेगा, पूरे परिमाप का आधा बनेगा। और यही गेम आगे चलता चला जाएगा। जो भी परिमाप रहेगा उसमें 1/2 1/2 1/2 होता चला जाएगा और ये सीरीज अनंत तक की है। और ये सवाल जो बन गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बन गया, अर्थात सॉरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का बन गया, गलत बोल गया मैं। ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी का सवाल बन गया और गुणोत्तर श्रेणी की अनंत पदों का योगफल का प्रश्न है ये। ठीक है। बेसिकली मेंसुरेशन से कोई इसका लेना देना ज़्यादा नहीं है। तो गुणोत्तर श्रेणी का अनंत पदों का योगफल का क्या होता है, 1 - r। आप इस फार्मूले को शायद जानते हो, ना जानते हो तो उसको भी नोट कर लेना। ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू a/1 - r। a होता है यहां पर फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, और r होता है कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अनुपात, कॉमन रेशियो। तो a जो है प्रथम पद कितना है, उसकी जगह तो मैंने यहां पर 3 लिख दिया, और 1 - r क्या है, सार्व अनुपात क्या है, इसमें 1/2 1/2 1/2 का गुणा होता चला जा रहा है, तो इसमें 1/2 कर दिया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 1 में से आधा गया आधा, फिर 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 है। ये इसका आंसर हो गया, 6 है। ठीक है। तो ये आपका इस तरह का भी सवाल कहीं बीच में आ सकता है, तो आपको ये भी तैयार रहना है कि आपके सामने इस तरह के सीरीज पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब चलते हैं, इन सारी एक रूपरेखा ली हमने, कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई और इन चीज़ों को आपको अपने पास रखना है कि हम इस तरह से भी मेंसुरेशन को देख सकते हैं। अभी मैंने शिफ्टिंग वाला जो बेसिकली तरीका बताया। अब मैं चलता हूं आपको बेसिक्स पे लेकर इसके। आइए पूरी चीज़ को बहुत बेसिक से बारीकी से सीखते हैं और यहां से निकालते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ कंक्रीट मटेरियल जो हमको बाकी लोगों से आगे निकालेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है। और पूरी बात को ध्यान से आप मेरे समझेंगे। ठीक। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो मैंने यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल एक बना लिया, एक समबाहु त्रिभुज यहाँ पर बना लिया। ठीक है भाई, ये बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसकी प्रत्येक भुजा क्या है, ए, बी और सी। ये मैंने शीट्स ले लिए। और यहाँ पर अगर मैं इसमें सबसे पहले एक लाइन खींचता हूँ। यहाँ पर सभी को पता है सभी कोण 60 डिग्री को, तो एक लाइन मैं यहाँ पे खींचूंगा। मान लीजिए मैंने यहाँ से एक लाइन खींची, यहाँ पर ये रही साहब एक लाइन। ठीक। अब ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, किस पर, AD जो है परपेंडिकुलर है AC के ऊपर। AD AC के ऊपर परपेंडिकुलर है यानी लंब है। जब भी यानी AD कैसे लिखा जाता है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ऐसा ये लिखा जाता है। ठीक। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और एक कुछ और बातें यहाँ पे मैं बताऊंगा, एक के बाद एक पॉइंट जो है वो जरा ध्यान से समझिएगा। समबाहु त्रिभुज में ये जो लाइन है ना भाई, ये जो लाइन है ये हाइट बोली जाती है।
ऊंचाई। ध्यान से समझना, पूरी बात बहुत ध्यान से धीमे धीमे करके समझा रहा हूं मैं, ठीक है। ऊंचाई, इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं, ऊंचाई हो गया एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, ठीक। इसी लाइन को हम बोलते हैं लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये सब क्या चीज़ें हैं, अभी ज्योमेट्री में आप लोग पढ़ते हो, लेकिन अभी ये इसके लिए जितनी महत्वपूर्ण चीज़ है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक, और इसी लाइन को मैं बोलूंगा मीडियन अर्थात माध्यिका। इसी लाइन को मैं बोलूंगा माध्यिका, ठीक है, मीडियन। एक समबाहु त्रिभुज के अंदर आप कोई सी भी मतलब एक परपेंडिकुलर खींचते हो तो वो माध्यिका का काम भी करती है, वो कोण समद्विभाजक का भी काम करती है, वो लंब समद्विभाजक का भी काम करती है, और जो मीडियन का भी काम करती है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे ये सब क्या चीज़ है, एक मिनट के लिए मैं बता देता हूँ कि अगर जैसे ही आपने इस पे ये खींचा AD, तो इसने क्या किया, मीडियन का काम किया है। तो परपेंडिकुलर अर्थात आपने खींचा, ये त्रिभुज की ऊंचाई, एक त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, शीर्ष से सामने वाले भुजा पर खींचा गया लंब, वो क्या कहलाती है, त्रिभुज की ऊंचाई। अब परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, और हाइट ऑफ ट्राइंगल और एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो यहां पर जो आपने ये देखा कि ऊंचाई तो मैंने खींची थी, लेकिन इस ऊंचाई ने किया क्या, ये माध्यिका का काम भी करेगी, अर्थात सामने वाले भुजा को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड भी करेगी, पहली बात। दूसरी बात, ये क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर भी होगी यही लाइन। इसका मतलब ये जो है वो कोणों को भी 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ठीक है। कोण द्विभाजक, कोण को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ये जो लाइन है वो लंब समद्विभाजक भी होगी। ये लंब समद्विभाजक क्या चीज होती है, अगर आप किसी भी त्रिभुज की एक भुजा से सीधे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, मतलब भुजा का मध्य बिंदु पकड़ो, ठीक है, और यहां से एक परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ करो, और ये परपेंडिकुलर जाके शीर्ष पे मिल जाए, ठीक है, तो वही कंडीशन यहां पे रहेगी कि अगर इसकी मिड पॉइंट को अगर मैं सीधे परपेंडिकुलर खींचूं तो ये शीर्ष पे मिल जाता है, अर्थात ये लंब समद्विभाजक भी है यही ऊंचाई, ठीक है। और चौथी बात है मीडियन, और ये माध्यिका भी है, 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड भी कर रही है। ये बात आपको बेसिकली समझ में आनी चाहिए। और समबाहु त्रिभुज में अगर मैं यहां से कोई परपेंडिकुलर खींचता हूं तो ये भी वही काम करती है। अगर ये लंब है, मैंने खींचा तो ऊंचाई है त्रिभुज की, तो वो त्रिभुज की ऊंचाई, लेकिन ये ऊंचाई जो है वो माध्यिका का भी काम करेगी। ये लंब समद्विभाजक भी है, ये कोण समद्विभाजक भी है, और ये मीडियन अर्थात माध्यिका भी है, और ये क्या बचा, एंगल बाइसेक्टर भी है। वैसे ही अगर मैं यहां से एक लाइन खींचता हूं तो ये भी वही काम करेगी, ठीक है। ये सारी चीजें, यानी ये मीडियन भी होगी, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड, सब कुछ होगा ये, ठीक है। अब ये होता क्यों है, 1 मिनट की बात पहले इसको समझो, फिर सारे फार्मूलेस को हम लोग बात करेंगे, और फार्मूलेस को हमको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए इस पे भी मैं बात करूंगा। मैं आपको फाइनल जो टच दूंगा वो उस बात का होगा जो आपको बाकी लोगों से आगे निकालेगा। तो लेकिन ये सारी बातें, ये सारी जानकारी आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपके दिमाग में चलेंगी। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि कोई चीज़ बनती है तो कैसे, तो वो चीज़ों पे ज़रूर फोकस कीजिएगा। हर पॉइंट्स पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ज़रूरी है आप लोगों के लिए, आप सीधे सीधे सवालों पे भागते नहीं, सवाल पे मत भागिए, पहले चीज़ों को समझिए, ठीक है। सवाल तो आप लोग कर ही लेंगे, ठीक। आपने कोई समबाहु त्रिभुज खींचा, अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर, इस पॉइंट को याद रखना, अगर 2 भुजाओं के बीच से, 2 इक्वल साइड्स के बीच से अगर आप परपेंडिकुलर खींचते हो, कोई लंब खींचते हो, तो वो कोण समद्विभाजक का भी काम करता है और लंब समद्विभाजक का भी काम करता है, अर्थात एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीडियन, ये सब कुछ होता है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो यहां से मैं जो परपेंडिकुलर खींचता हूं तो वो भी यही सब काम करेगा। ये भुजा इसके बराबर, यहां से खींचता हूं तो वो भी यही सब काम करेगा। अर्थात ये तीनों लाइन जो होती हैं आपस में बराबर भी होती हैं, और ये सभी लाइन में ये सारे गुण होते हैं, ठीक है। इस वजह से हम सभी जानते हैं कि जब जहां पर माध्यिकाएं मिलती हैं उस बिंदु को बोलते हैं केंद्रक, अर्थात सेंट्रॉइड, केंद्रक, ठीक। ये थोड़ी सी ज्योमेट्री की बात है, लेकिन इसी से सारे फार्मूले बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये केंद्रक, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं
केंद्रक हो गया। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं आपका इन सेंटर, अंतः केंद्र। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोण द्विभाजक मिलते हैं, जहाँ पर माध्यिकाएं मिलती हैं उसको केंद्रक बोलते हैं, और जहाँ पर कोण समद्विभाजक मिलते हैं उसको अंतः केंद्र बोलते हैं, और जहाँ पर लंब समद्विभाजक मिलते हैं उसको सर्कम सेंटर बोलते हैं, अर्थात परिकेंद्र बोलते हैं। और जहाँ पर आपका मीडियन मिलता है या अर्थात माध्यिकाएं मिलती हैं उसको हम केंद्रक बोलते हैं। क्योंकि ये सारी जो लाइन है सेंट्रॉइड, क्योंकि ये सारी जो लाइन है वो एक ही बिंदु पर मिलती हैं जाकर, ये सारी लाइन एक ही हैं। पहली बात, चाहे आप एल्टीट्यूड ले लो, चाहे आप एल्टीट्यूड बोलो, चाहे आप उसको एंगल बाइसेक्टर बोलो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या मीडियन, ऊंचाई बोलो, कोण समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक, ये माध्यिकाएं सभी एक ही हैं। अब ये सभी एक ही हैं तो कहीं ना कहीं एक ही बिंदु पर मिलेंगी बराबर ऊंचाई की, तो जिस बिंदु पर मिलती है इसको केंद्रक भी बोलेंगे, सेंट्रॉइड भी बोलेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा, इसको सेंट्रॉइड केंद्रक भी है, यही अंतः केंद्र है, यही परिकेंद्र है। समबाहु त्रिभुज, एक छोटा सा सवाल इस पे आ जाता है, ऐसा कौन सा त्रिभुज होता है जिसमें ये सभी केंद्र त्रिभुज के अंदर एक ही बिंदु पर होते हैं? तो वो जो त्रिभुज होता है वो समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, ये छोटी सी जानकारी अभी आपके पास चली गई होगी। ठीक है, अब मैं इसको साफ करता हूँ, इसको आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करते हुए। ठीक है, अब आते हैं इस वाले पार्ट को समझते हैं। ये सब क्या है? परिमाप और क्षेत्रफल के फार्मूले जो हम पढ़ते हैं, क्या हमको फार्मूले पहले देखेंगे बनते कैसे हैं, और हमको पेपर में फार्मूलेज ही पढ़ने चाहिए या कुछ और बातें हैं जो हमको बाकी लोगों से तेज करें? तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से मैं पहले इसको साफ करता हूँ, और आइए, ये थोड़ी सी ज्योमेट्री की यहाँ पे बात हुई, ज़रूरी था फार्मूलेज को समझने के लिए। फाइनल कंक्लूजन जो मैं दूंगा ना वो बड़ा मजेदार होगा। ठीक है, इसलिए इन सारे पॉइंट्स को अपने कॉपी पर, मैंने क्या बोला, मैं प्रॉपर आपसे शुरुआत में क्या बोला, प्रॉपर नोट्स बनते चले जाएंगे। तो नोट्स ही आपको बनाने हैं, इसी सीक्वेंस में बनाने हैं जो मैंने आपको समझाया। आइए दोबारा देखते हैं इसी फिगर को। एक समबाहु त्रिभुज आपके सामने ये रखा हुआ, ए ए, बी और सी। ओ ठीक है, तो ये हमको पता लग गया यहाँ पर त्रिभुज की ऊंचाई क्या करती है, सामने वाली भुजा को दो भागों में विभाजित करती है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा इस ऊंचाई की। ये मैंने डाला यहाँ पर परपेंडिकुलर एडी, और यही त्रिभुज की ऊंचाई है। सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब ही त्रिभुज की ऊंचाई कहलाता है। तो ये इसकी ऊंचाई। अगर ये ऊंचाई है और सारी साइड्स बराबर हैं, मान लीजिए ए है, ये भी साइड ए है और ये भी साइड ए है। आ जाओ अब इधर समझो। ऊंचाई ने क्या किया कि सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया, क्योंकि ऊंचाई और माध्यिका एक ही बात है। समबाहु त्रिभुज के अंदर ऊंचाई माध्यिका का काम भी करती है। सामने वाली भुजा को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे ही सामने वाली भुजा दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड हुई, अगर ये पूरी ए थी तो आपने कहा ये a/2 हो जाएगी और ये भी a/2 हो जाएगी, आधी आधी डिवाइड हो जाएगी इस जगह से। ठीक, यानी डी से लेकर सी a/2 है और बी से लेकर डी जो है, सॉरी हाँ, ये भी a/2 है। अगर मैं आपसे जो ट्राइंगल की मैं बात करने जा रहा हूँ, इस ट्राइंगल को अगर आप देखें, कौन सा ट्राइंगल, ABD, या चलो मैं फाइनली बात बोलता हूँ ADC, इस वाले त्रिभुज को देख लो। इस वाले त्रिभुज के अंदर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। कभी भी समकोण त्रिभुज ADC बने तो यहाँ पर आप पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस का मतलब होता है आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का तो नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे क्योंकि ये वेरिएबल्स की टर्म है। तो आप इस त्रिभुज के अंदर देखें, आपको ये कर्ण दिया गया, आधार a/2 है और जो ऊंचाई है AD, ये आपको पता लगानी है। तो जो AD है ऊंचाई का मान क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे जो AD है ना भाई, डायरेक्ट लिखो इस बात को, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा दो। ADC ट्राइंगल देखो पहले, उसमें से अंडर रूट लगाओ कि मुझे AD निकालना है। डायरेक्ट पाइथागोरस कैसे लगाएंगे, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा देंगे, यानी A² -
a² 4 कर देंगे तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 3a² 4। ठीक है, AD का मान आ गया 3a² 4। मैंने इसमें पाइथागोरस लगाया और ये मेरे पास एक रिजल्ट सामने आया कि जो त्रिभुज की जो ऊंचाई है ना भाई, हाइट ऑफ ट्राइंगल, इन रिजल्ट को सामने नोट करते जाइएगा। त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी समबाहु त्रिभुज की, वो आपके सामने निकल के आए √3/2a। ठीक है, 4 को रूट से बाहर लिखूंगा तो 2 ही आ जाएगा, √3/2a। अब देखिए जरा, इसमें हम कुछ और काम करने जा रहे हैं इस त्रिभुज के अंदर। वो काम ये है, ऊंचाई आ गई आपके पास। ठीक, 1 मिनट के लिए इसको मैं यहां से हटाऊंगा इस फिगर को, क्योंकि इसी में मैं कुछ करूंगा तो ये थोड़ा सा साफ नहीं दिखाई देगा, इसलिए मैंने आपके सामने एक दूसरा त्रिभुज उठाया और यहां पर मैंने लिखा A, ये लिखा B और ये लिखा C। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर इस त्रिभुज के अंदर सबसे पहले तो मैं बनाऊंगा इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 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 बनाने के लिए मैंने यहां से, अरे यार, एक हाइट खींची, ये रही। ठीक है, सेम एज मैंने एक दूसरी लाइन खींची, या इसको अभी छोड़ सकते हैं, ये हाइट हो गई, यही समझो। ठीक है ना, मान लो कि AD यहाँ पर ऊंचाई है। ठीक, अब मैंने यहाँ पर एक काम किया कि इसके अंदर मैंने बनाया एक सर्किल। एक त्रिभुज के अंदर एक वृत्त आप खींचते हो तो उसको अंतःवृत्त बोलते हैं, लेकिन अंदर खींचने का मतलब ये नहीं कि त्रिभुज के अंदर कहीं भी आप ऐसा वृत्त खींच लो। अंतःवृत्त का मतलब होता है कि भुजाओं को टच करता हो जो वृत्त जाए, वही अंतर्वृत्त होता है। अंदर खींचने वाला कोई भी वृत्त अंतःवृत्त नहीं होता। यानी इन सर्किल क्या होता है कि अगर आप साइड को टच करता हो एक सर्किल खींचो, वो इन सर्किल ऑफ ट्रायंगल कहलाता है। ठीक, तो ये इन सर्किल मैंने खींच लिया। अब यहां पर मैं एक परिवृत्त भी खींचना चाहता हूं। परिवृत्त क्या होता है, जब सभी शीर्षों को मिलाता हुआ एक वृत्त खींचा जाए तो उसको हम बोलते हैं परिवृत्त। ठीक है, शीर्षों को, तो इंग्लिश में बोले तो सारे वर्टेक्स को अगर आप टच करते हो, एक सर्किल ड्रॉ करते हो यहाँ पर सारे वर्टेक्स को, तो वो क्या होता है, सर्कम सर्किल ऑफ ट्रायंगल होता है। ठीक, तो इन सर्किल और सर्कम सर्किल, अंतःवृत्त और परिवृत्त दोनों मैंने खींच लिए। अच्छा, अब अंदर बनने वाले वृत्त का जो केंद्र होता है उसको बोलते हैं अंतः केंद्र। ठीक, और बाहर बनने वाले वृत्त का जो केंद्र होता है उसको बोलते हैं परिकेंद्र। यानी इन सर्किल का इन सेंटर और सर्कम सर्किल का सर्कम सेंटर इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक ही जगह पर है। ये चीज हम जान चुके हैं पहले ही। तो इन अंदर बनने वाले वृत्त का केंद्र, बाहर बनने वाला वृत्त का केंद्र त्रिभुज के अंदर एक ही जगह पर स्थित है, जिसकी वजह से इसमें एक और चीज अगर मैं जोड़ दूं तो ज्यादा सही रहेगा। ये जो है अंतः केंद्र भी है, ये परिकेंद्र भी है, और ये हम जानते हैं कि ये केंद्रक भी है। और केंद्रक माध्यिका को 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, इसको आप नोट कर लेना अगर आप नहीं जानते हो तो। वैसे ज्यादातर बच्चे जानते हैं, कोई बात नहीं जानते वो भी नोट कर लें। केंद्रक माध्यिका को ये 2 और 1 का रेशियो क्यों बना, क्योंकि परिकेंद्र भी है, ये आपका अंतः केंद्र भी है, लेकिन माध्यिका को ये 2 और 1 के अनुपात में विभाजित भी करेगा, क्योंकि ये केंद्रक भी है समबाहु त्रिभुज के अंदर। ठीक, अब यहां पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अंदर बनने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है, यानी अंतः त्रिज्या क्या है, यानी इन रेडियस ऑफ इन सर्किल क्या है। आपको बस ये दिखना है कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है। एक्चुअल में इन रेडियस का मतलब ये होता है कि आप, रेडियस क्या होता है कि अगर आप ऐसे टेंजेंशियल लाइन ऐसे खींच रहे हो, यहाँ से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है वही रेडियस होता है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर मान लीजिए O पॉइंट है, O से लेकर अगर मैं D की बात करूँ, ये इसकी अंतः त्रिज्या है। ठीक, और अगर मैं कहूँ कि परित्रिज्या क्या है, तो किसी भी शीर्ष, ऊपर वाले शीर्ष से लेकर यहाँ तक की दूरी, क्योंकि बाहर वाला वृत्त आप शीर्षों को टच करता हुआ देख रहे हो, तो O से लेकर A तक की दूरी क्या है, तो आप कहेंगे जो पूरी जो ऊंचाई है उसका 2 भाग रहता है परित्रिज्या के पास और 1 भाग रहता है अंतः त्रिज्या के पास। ठीक है, इन सर्किल के पास आपके पास
एक पार्ट है पूरी ऊंचाई का, और परित्रिज्या के पास 2 पार्ट हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इन रेडियस क्या है, दूसरा फार्मूला, इन रेडियस क्या है, आपसे पूछूं कि अंतः त्रिज्या क्या है, तो अंतः त्रिज्या का क्या मतलब है, पूरी ऊंचाई जितनी भी है, जितनी भी ऊंचाई है, पूरी ऊंचाई कितनी है, √3/2a, और इसका एक पार्ट अंतः त्रिज्या के पास है, और पूरा भाग कितना है, 3, एक है 3 में से। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये √3 बार कट जाएगा, और मेरे पास जो उत्तर आ जाएगा अंतः त्रिज्या के लिए वो क्या आ जाएगा, 2√3। सही है। अब मैं ये अभी आपको समझाया कि इसका सरकम रेडियस क्या होगा, तो सरकम रेडियस इसका क्या होगा, यानी परित्रिज्या क्या होगा। ठीक है, तो परित्रिज्या का मतलब ये होता है कि पूरे वृत्त की जो अंतः त्रिज्या को स्मॉल आर से दिखा दिया, परित्रिज्या को मान लीजिए कैपिटल आर से आप दिखा रहे हैं, और इसकी वैल्यू क्या होगी। पूरी ऊंचाई कितनी है, √3/2a। इस पूरी ऊंचाई का परित्रिज्या के पास कितना पार्ट है, सरकम रेडियस के पास कितना पार्ट है, तो आप बोलेंगे 2 पार्ट है आउट ऑफ 3। 2 से 2 कट गया, √3 से 3 कट गया, √3 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा, a/√3। ठीक है, ये हाइट हो गई, सरकम रेडियस, इन रेडियस। ये फार्मूले किस तरह से बन रहे हैं आप समझें, हाँ समझ रहे हैं ना, तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, लेकिन इसके आगे की चीज़ और मज़ेदार होगी। ठीक है, ये आप समझिए पहले, ऐसे ऐसी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो हाइट हो गई, इन रेडियस हो गई, सरकम रेडियस हो गई। अब मैं बात करूं कि क्षेत्रफल क्या है, एरिया। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से निकालते हो। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यहां करूं सॉल्व, 1/2 आधार कितना है, मान लीजिए कि प्रत्येक भुजा इसकी a है, ये भी a है, ये भी a है, और ये भी a है। अब 1/2 आधार a है, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई √3/2a आए, ये हम जानते हैं। अब कितना आ गया, ये √3/2a। ठीक है, तो कितना हो गया, ये फार्मूला आपके पास बन गया। देखो, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से ही निकालते हो। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। उस वजह से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाता है, हम डायरेक्ट क्या पढ़ते हैं, √3/4a²। इसके अलावा इसमें परिमाप भी होता है, पेरीमीटर, यानी परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं को जोड़, a + a क्या हो जाएगा, 3a। ठीक है, और साइड तो हमारे पास होती है r। ठीक, अब देखो, इस जगह से मैं आपके सामने जो रिजल्ट हमारे पास आए, ठीक है, इनको एक यहां तक आप सीखे, तो अब मैं आपको एक और फाइनल बात जो बताऊंगा, उसके बाद हम सवालों को करेंगे। इस तरह के जितने भी सवाल इक्विलेटरल ट्रायंगल पे बनते हैं, हम सभी तरह के सवाल पे बात करेंगे। लेकिन यहां से आप एक निष्कर्ष पे, यहां तक हमने जो निष्कर्ष निकाले उससे हमने सीधे फार्मूलेज को ड्रॉ किया। अभी केवल आप इतनी बात समझो, ठीक है, और इनको भी अपनी कॉपी पर नोट कर लो। सजाते चले जाओ, पूरा सीक्वेंस से, पूरा तरीके से पूरी बात को सजाते चले जाओ अपने कॉपी पर, और फिर देखोगे जब कोई चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर मैं आपसे बोलूँगा आप जहाँ पे भी सवाल मिले इनके, उनको करो जाके। आपसे वो सभी सवाल होंगे, ये मुझे पता है, लेकिन पहले आपके दिमाग में सारी चीज़ों को स्पष्ट तरीके से क्लियर मैं कर दूँ, उसके बाद ही आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंट लाना चाहते हो, अच्छी तरह से करना चाहते हो, एक एक बात को जैसे मैं बोल रहा हूँ कॉपी पर लिखो, तो कॉपी पर आपको लिखना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे की कुछ बात करता हूँ, लेकिन आगे की बात करने से पहले मैं छोटी सी बात आपको यहाँ पर और बताना चाहूँगा। इन सवालों को मैं आपको कराऊँगा अभी, लेकिन सवालों को कराने से पहले भी मैं कुछ बात आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में करता हूँ, या मैं यहीं पे आ जाओ। चलो, आप इनको नोट कर लो भाई। ठीक, मैं थोड़ा सा इसको साफ करूँगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लो वीडियो को पॉज करते हुए। ठीक, चलो, लेकिन एक बात यहीं पे चलो समझाता हूँ, छोड़ो हटाओ। परिमाप कितना आया था, 3 है। एक बात देखो जरा, बड़ा गौर से समझना अब जो बात मैं समझा रहा हूँ।
आपके पास मान लो जो साइड है, यहाँ पे मैंने लिखी नहीं थी, साइड को मैंने माना था ए, ठीक है, यानी भुजा जो है ए है, और उसके अनुसार ये सारी चीज़ें बनी। एक चीज़ देखो, जब आप अभी मैंने जो फिगर बताया उसके अनुसार आप जब इन सर्किल खींच रहे थे तो क्या हो रहा था, ये पूरी ऊंचाई का एक भाग रख रहा था, सही। और सरकम सर्किल जब आप खींच रहे थे ये पूरी ऊंचाई का कितना भाग रख रहा था, 2 भाग रख रहा था। और पूरी ऊंचाई कितनी है, 3 भाग है। बड़ी काम की चीज़ है, ठीक। ऊंचाई त्रिज्या पर अंत्य त्रिज्या 1 भाग है, परित्रिज्या 2 भाग है, और पूरी ऊंचाई 3 भाग है। ये हमने यहां पर सीखा। इन रेडियस के पास 1 पार्ट है, सरकम रेडियस के पास 2 पार्ट है, और पूरी हाइट के पास पूरा 3 पार्ट है। यहां पर अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि इन रेडियस के पास अगर 1 पार्ट है, सरकम रेडियस के पास 2 पार्ट है, ऊंचाई के पास 3 पार्ट हैं, क्या ये वाला रेशियो आपको यहां नजर नहीं आ रहा? तो आप कहेंगे यस यस यस, कुछ आ रहा है ऐसा कि अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू इतनी मानता हूं, इसमें मैं 2 का गुणा कर देता हूं तो मेरे पास ये आ जाता है, और अगर मैं इस 1 यूनिट की वैल्यू में इसमें 3 का गुणा कर देता हूं तो मेरे पास ये आ जाता है। कुछ लोगों को ये बात समझ में आई, कुछ की नहीं आई, लेकिन कोई बात नहीं। आप जैसा मैंने कहा उतनी बात तो समझ गए। अगर इन रेडियस 1 है, सरकम रेडियस 2 है, पूरी ऊंचाई 3 है, ठीक। अब यहां से जो ऊंचाई है वो कितने भाग बनेगी, ध्यान से सुनेंगे, इसको नोट करना। ये ऊंचाई हो गई, ये आपका, ठीक। अगर ये 1 है, ये 2 है, तो ये 3 है। अब देखो जरा, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो क्या निकल के आती है, √3/2a, ठीक। ठीक है, या मैं इन रेडियस की बात कर लूं, जो इन रेडियस है वो क्या होती है, a/2√3, ठीक। और इसकी भुजा मान लीजिए 1 यूनिट है, तो a का मान कितना हो जाएगा, भुजा कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे 2√3। यानी जो भुजा होगी, वो साइड जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 2√3। अगर मैं इसमें 2√3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास भुजा यानी a का मान आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक चीज को जानता हूं कि जो मेरे पास भुजा, देखो मैं पर्टिकुलर एक रेशियो बना रहा हूं, बड़ा कमाल की चीज यहां से निकलने वाली है, ध्यान से सुनना। अगर भुजा 2√3 है और मैं √3/4 a² करता हूं, इसका स्क्वायर करता हूं, तो आप देखिए ये क्या निकल के आ रहा है, √3/4, इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 × 3, ये कैंसिल हुआ इससे, ठीक है। और आपके पास क्षेत्रफल क्या निकल के आया, क्या निकल के आया इसके अनुसार, 3√3, ठीक। और आपके पास जो परिमाप है वो क्या निकल के आई, तो ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है। पेरीमीटर क्या यहाँ पर निकल के आया, और ये कुछ लाइट में यहाँ पर मिस्टेक, कुछ गड़बड़ है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इस पॉइंट को ख़त्म करें पहले, ठीक, और फिर देखते हैं, तब तक सही हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो परिमाप पेरीमीटर कितना है, 3 है। तो अगर भुजा कितनी है, इतनी, तो इसमें अगर मैं 3 का गुणा कर दूं तो परिमाप आ जाएगा, परिमाप हो जाएगा 6√3। ये आपके लिए बहुत ही कमाल की चीज़ निकल के आई है, और इसका क्या इस्तेमाल होगा अब मैं आपको समझाऊंगा। ये कैसे बना ये हमने सीखा, और इसको क्या बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे ये अब मैं बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है। अगर इन रेडियस 1 है, सरकम रेडियस 2 है, साइड ऊंचाई 3 होगी, साइड a√3 होगी, और परिमाप 6√3 होगा, एरिया 3√3 होगा। ये एक बेहतरीन रेशियो है, इसका इस्तेमाल करूंगा मैं सवालों के ऊपर, ठीक। इसको अब अभी आप कॉपी पे नोट कीजिएगा, किस तरह से हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के सवालों को जल्दी कर सकते हैं, उन पे अब मैं बात करने जा रहा हूं, और हम अब सवालों पे सीधे आपको ले चलेंगे। ध्यान दो, अब फाइनल बात क्या है, ठीक, और हमको क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित सवालों को कैसे करने चाहिए पेपर में। तो मैं आपके सामने उस फाइनल बात को लिखने जा रहा हूं, और ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहां से ध्यान से समझेंगे। ABC अगर आपके पास एक त्रिभुज है, और अभी अभी हम लोगों ने जिन पॉइंट्स की बात की वो कौन कौन से पॉइंट्स थे, हमने बात की साइड की, भुजा की, ठीक है।
या इन रेडियस की, आप इन रेडियस से लेते हैं, ठीक है। अंतः त्रिज्या, इन रेडियस, अंतः त्रिज्या, फिर हमने बात की सरकम रेडियस, फिर परित्रिज्या, फिर हमने बात की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ ट्राइंगल, ठीक। फिर हमने बात की साइड, फिर हमने बात की परिमाप, और फिर मैंने बात की किसकी, एरिया यानी क्षेत्रफल की, ठीक। ध्यान से समझना, अगर किसी भी, पहला सवाल मैं आपके सामने ऐसे वर्बली बोल देता हूं, बेसिक क्वेश्चन ये बोलता हूं कि किसी त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 4√3 है, यानी इन रेडियस मुझे एक सवाल दिया गया कि मुझसे ये पूछा गया कि किसी भी त्रिभुज की अंतः त्रिज्या जो है वो कितनी है, वो मान लीजिए कि 4√3 है, और मुझसे ये पूछा गया कि क्षेत्रफल बताइए या परिमाप बताइए या ऊंचाई बताइए या परित्रिज्या बताइए, कुछ भी बताइए। हमने आपको एक चीज बताई, अभी अभी हम लोगों ने इस चीज को सीखा कि अगर अंतः त्रिज्या 1 है तो परित्रिज्या यानी सरकम रेडियस 2 है, और ऊंचाई यानी हाइट 3 है, और जो साइड है वो 2√3 है, और परिमाप है वो 6√3 है, और जो क्षेत्रफल है वो कितना निकल के आया था, 3√3 निकल के आया था। क्षेत्रफल को थोड़ा सा अलग रखेंगे, ठीक है। एक चीज ध्यान से समझिए, इस रेशियो को अपने दिमाग में छाप लीजिए, और इस रेशियो को जैसे आप समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के लिए पढ़ते हैं ट्रिपलेट, तो समबाहु त्रिभुज के लिए इस रेशियो को भी अपने दिमाग में अगर रखें तो चीज़ें थोड़ी सी तेज होंगी बाकी लोगों से। और इस रेशियो को आप बोल सकते हो कि गोल्डन रेशियो ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक समबाहु त्रिभुज का गोल्डन रेशियो, बिल्कुल आसान तरीके से। ऐसा क्यों? क्योंकि इस रेशियो से ही आप इन सभी सवालों को सॉल्व कर सकते हो। कैसे? अगर मुझसे पूछा जाए कि इन रेडियस अगर 1 है, तो ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे बताओ कि अगर ये तो आपने दे दिया 4√3, और मैं जानना चाहूं कि परित्रिज्या क्या है, तो मैं जानता हूं कि अंतः त्रिज्या का दोगुना होती है परित्रिज्या, यानी इसमें 2 का गुणा कर दूंगा तो परित्रिज्या बन जाएगी 8√3। और ऊंचाई के अंतः त्रिज्या अगर मेरे पास 4√3 है तो जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी, 1 भाग अगर 4√3 तो 3 भाग क्या होगी, इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 12√3। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक। तो मेरे पास ये वैल्यू ये बनती चली जा रही है, ठीक। अगर मुझसे कहा जाए कि साइड बताइए कितनी है, तो अगर हम 1 की वैल्यू अगर इतनी है तो 2√3 की वैल्यू क्या है, तो अंतः त्रिज्या अगर 4√3 है, इसमें 2√3 का अगर मैं गुणा कर दूंगा तो जैसे ही मैं 4√3 के अंदर 2√3 का गुणा करूंगा, और इसको वर्बली अगर हम सोचें, छोटी छोटी कैलकुलेशन बहुत क्लियर होने चाहिए। 4 गुणा 2 करेंगे 8 हो जाएगा, 3 गुणा √3 करेंगे 3 हो जाएगा, 8 और 3 का गुणा हो जाएगा 24। ये कितना हो जाएगा, साइड होनी चाहिए इस त्रिभुज की 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना भाई, सही है इतनी बात। परिमाप क्या होना चाहिए, आप साइड जब आ चुकी है तो इसका आप कर सकते हो 3 गुना, या आप इसमें 6√3 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपके पास 72। सारी चीज आ गई। अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए, अब यहां से थोड़ा सा बात समझ लेना कि जब आप इन सभी में से, जैसे ये इन रेडियस है, सरकम रेडियस, ऊंचाई और भुजा और परिमाप, इससे जब आप क्षेत्रफल की ओर मूव करोगे तो आपको जितने भी गुना हो रहा है उसको गुने का आपको करना पड़ेगा स्क्वायर यानी वर्ग। और जब आप इधर से इधर मूव करोगे, क्षेत्रफल दिया गया और इनमें से कुछ पूछा जाए तो जितना भी गुना हो रहा है उसका आपको करना पड़ेगा वर्गमूल, स्क्वायर रूट, वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल। अब ये क्या बात है, तो यहां पर एरिया निकालने के लिए आपने ये देखा कि ये कितना है 4√3, 1 की वैल्यू क्या है 4√3, तो 4√3 का वर्ग कीजिए और इसमें एक चिपका दीजिए, गुणा करा दीजिए। 4√3 का जैसे मुझे अब एरिया निकालना है, अब मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, 3√3 तो पहले ही था मेरे पास, और इसमें मैं इसका स्क्वायर करूंगा जो कि आ जाएगा 16 गुणा 3 अर्थात 48। इसका वर्ग करूंगा, 4 का वर्ग 16, √3 का वर्ग 3, 16 गुणा 3 क्या हो गया 48। और मैंने जब इसका गुणा किया तो मेरे पास आ जाएगा ये 144 √3, ये आ गया आपके पास क्षेत्रफल।
तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। बड़े ही काम की चीज़ है ये, और ये रेशियो, इस रेशियो को आप अपने दिमाग में छापें, ये बड़े काम का रेशियो है। ये है फाइनल बात, आपको दिमाग में इक्विलेटरल ट्रायंगल को इस तरह से रखना है। ये आपकी बेहद काम की चीज़ है। अब बेहद काम की चीज़ क्या है नहीं है, इसको हम सवालों के माध्यम से आपको समझाएं, आपको बातें तुरंत समझ में आ जाएंगी। चलिए कुछ सवाल करते हैं। इन सवालों पे मैं बाद में बात करूंगा, अभी जो समझा रहा था मैं उस पर बात करता हूं। इधर आइए। एक समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या 4√3 है, क्षेत्रफल क्या होगा? अभी तो निकाला है, एक की वैल्यू 4√3 है, इसका मैं वर्ग करूंगा, ठीक है, तो आएगा 16 गुणा 3 48, और 48 है उसको 3√3 के साथ चिपका दो तो आपके पास आ जाएगा 144√3। नहीं तो आप क्या कर रहे होगे, थोड़ा सा पीछे होगे बाकी लोगों से, नहीं तो आप क्या करोगे, फार्मूला लगा रहे होगे। हमने आपको इस वजह से फार्मूले भी बताए हैं, आंतरिक त्रिज्या का ये फार्मूला होता है, ठीक, और इसकी वैल्यू आपको दी गई 4√3। इससे पहले आप निकालेंगे इसकी भुजा, और भुजा क्या आ जाएगी, √3 का √3 गुणा 3 और 4 गुणा 2 करेंगे तो 8, 8 गुणा 3 24, भुजा आपके पास 24 आएगी। फिर आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर आप √3/4a² अर्थात 24 गुणा 24 करेंगे, यही काम आप करेंगे। जैसे इसको काटेंगे 6 बार कटेगा, और 6 का गुणा करने पर आपके पास वही आ जाएगा 144√3। तो आप ऐसे कर रहे होंगे और ऐसे दुनिया कर रही होगी। आप तेज क्या कर रहे हैं फिर, ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है। एक की वैल्यू अगर 4√3 है तो आपको इसका स्क्वायर करना है। तुरंत सोचिए, अच्छा इंतर त्रिज्या अगर 1 है तो क्षेत्रफल क्या होता है 3√3, लेकिन ये कितना गुना है इसका, मुझे क्षेत्रफल पे पहुंचना है, इसका स्क्वायर करूंगा। 4 का स्क्वायर हो गया 16, √3 का स्क्वायर 3 48, 16 गुणा 3 48, 48 को क्षेत्रफल होता है 3√3, उसमें जाके चिपका दीजिए। 48 गुणा 3√3 करूंगा, मेरे पास 144√3 आ जाएगा। बिना पेन चलाए आप अपने आंसर पर पहुंच सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़िए, इस सवाल को सॉल्व कीजिए। अब आपके पास क्षेत्रफल दिया गया है और आपसे माध्यिका पूछी गई है। क्षेत्रफल दिया गया है और आपसे माध्यिका पूछी गई है। तो क्षेत्रफल अगर 3√3 है, ये हम जानते हैं, तो मीडियन, देखो माध्यिका हो या भुजा हो, ठीक, इस जगह पर एक मिनट, हाँ कहाँ गया वो, अरे कहाँ अभी किया था, ये जो ऊंचाई है ना, ये मीडियन भी है, ये माध्यिका भी है, और ये आपका एंगल बाइसेक्टर भी है। एंगल बाइसेक्टर आंतरिक कोण द्विभाजक भी है। ये आपका सरकम रेडियस नहीं, इसको ऊंचाई भी है, मीडियन भी है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर भी है, और आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, अर्थात लंब समद्विभाजक भी है। तो ऊंचाई की जगह पे आप ये सब कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, एच की जगह पे कुछ भी लिख सकते हो। अब यहां पर आइए, हाँ, तो आपके पास एरिया ये है और आपके पास मीडियन या ऊंचाई एक ही बात है, 3 की वैल्यू ये पूछ रहा है। तुरंत समझ जाना है इसका मान कितना दिया गया है। तो इसका मान दिया गया 9√3। कितना गुना हो रहा है तो तुरंत देखने से समझ में आएगा। √3 से √3 कट जाएगा, 3 का 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 गुना। तो मीडियन में जब मैं जाऊंगा तो 3 का वर्ग करूंगा, क्योंकि मैं एरिया से इस साइड में आ रहा हूं, तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। इसमें 9 का अगर मैं गुणा कर दूंगा जाके, ठीक है, क्षेत्रफल 9√3, माध्यिका की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी, 1 मिनट, ओह सॉरी, वर्गमूल करूंगा क्योंकि स्क्वायर से इधर पहुंच रहा हूं, ठीक है ना, सॉरी। तो स्क्वायर से जब मैं इधर पहुंचूंगा इसका वर्गमूल करूंगा, क्योंकि एरिया से इधर जा रहा हूं, इधर से इधर जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, वर्ग करूंगा। लेकिन इधर से एरिया से जब मैं साइड पे, पेरीमीटर पे, या हाइट पे, या इन रेडियस, सर्कम रेडियस, किसी पे भी पहुंचूंगा तो मैं उसका वर्गमूल करूंगा। इसका मुझे वर्गमूल करना है, तो वर्गमूल 3, और मुझे वर्गमूल 3 इसके साथ चिपका देना, 3√3, ये मेरा हो जाएगा उत्तर। क्या इसको करने में बहुत समय लगेगा? नहीं। तुरंत सोचिए, 3√3 की वैल्यू 9√3, एक 3 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, माध्यिका √3 गुना होगी इसके साथ, और माध्यिका क्या होती है 3, यानी ऊंचाई 3 है तो माध्यिका भी 3 है, तो 3 में √3 चिपका दो, तुरंत उत्तर पर टिक लगा दो, नहीं तो आप फार्मूले लगाते रहोगे, समय
खराब करते रहोगे। ठीक है, तो कहने का मतलब आज का दौर कंपटीशन का है, एक एक सेकंड आप लोगों के लिए कीमती है और ये चीज़ आप लोगों को समझ में आएगी। निश्चित तौर पर आप लोग बहुत अच्छा करोगे इस पूरी सीरीज़ को आप पढ़ोगे तो। चलिए इस सवाल को उत्तर दीजिए। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? क्षेत्रफल दिया गया, क्षेत्रफल कितना है? 4। हम जानते हैं, देखो कैसे सोचना, 3√3 की वैल्यू 4√3, ठीक है, √3 से √3 कट गया, 1 की वैल्यू आ गई 4/3। अब मुझे वर्ग भुजा पे पहुंचना है तो 4/3 का वर्गमूल करूंगा, मेरे पास आएगा 2/√3। 2/√3 और भुजा क्या होती है 2√3, इसमें मुझे चिपका देना है 2/√3। मैं देखूंगा √3 से √3 कट गया, 2 × 2 4, उसका उत्तर हो गया। ऐसे सोचना है। क्या आप इसको सोच पाए? ऐसे थोड़ा सा सोचिए, आंकड़ों को विजुलाइज कीजिए। आंकड़े आपके दिमाग में चलने चाहिए और ये आंकड़े दिमाग में तभी चलते हैं जब आप बेसिक्स को मजबूत करते हैं। हमने आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया, किस तरह से फार्मूले देखो कैसे बन रहे हैं, उसके बाद उसकी ट्रिक्स कैसे बन रही है, हमारा फाइनल निचोड़ क्या है, तब आपको निचोड़ समझ में आता है। सीधे निचोड़ अगर मैं पकड़ा दूं, बच्चे का दिमाग ही नहीं खुलता है। और यही आज की इस ऑनलाइन दुनिया में हो रहा है। व्यूज के चक्कर में लोग पहले से वो ऐसी चीजें डालते हैं जो, देखो ये चीज बड़े काम की है, अच्छी अट्रैक्टिंग है, लेकिन मैंने आपको पढ़ाई का लास्ट में, हो सकता है कोई काफी सारे बच्चे यहां तक पहुंचेंगे भी नहीं। ठीक है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। मैंने क्या बोला, पूरी क्लास की तरह मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। मैं ये ऐसा यूट्यूब पे कोई ऐसा खेलने जा रहा कि व्यूज के चक्कर में नहीं, ये ट्रिक्स देखो, ये ट्रिक्स देखो। समझ रहे हैं बात को? तो फर्क है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3। आइए, मैंने क्या किया था, 3√3 की जो वैल्यू है वो आपको दी गई थी 4√3। 1 की वैल्यू क्या होगी, इसका √3 से √3 कट जाएगा, 1 की वैल्यू होगी 4/3। डिवाइड लगाएंगे ना भाई। और ऊंचाई पूछी गई थी, एरिया है जो साइड होती है वो कितनी थी 2√3। इसका वर्गमूल कीजिए और इसके अंदर चिपका दीजिए, क्योंकि आप इसका वर्गमूल करेंगे, इससे इसका गुणा कराएंगे तो इसी कितना आ जाएगा 2 और √3 आ जाएगा। इससे गुणा कराएंगे तो 2 से √3 से √3 कट जाएगा, 2 × 2 क्या आ जाएगा 4। ये मैंने समझाया, लेकिन आप लिखेंगे नहीं इसको, यही काबिलियत आपको लानी है। ठीक है, चलो और देखते हैं ऐसे सवाल। प्रत्येक भुजा दी गई है 4√3। आपसे बोला गया भुजा कितनी होती है। अभी हमने कहा कि 2√3 होती है साइड। आपसे कहा ऊंचाई। जैसे आपको यह बताया गया, अब एरिया की तरफ मूव करेंगे, ऐसे समझ लो, एरिया की तरफ मूव करेंगे तभी आपको वर्ग और वर्गमूल करना। एरिया से इधर आएंगे तो स्क्वायर रूट करना, वर्गमूल करना है। एरिया की तरफ जाएंगे तो वर्ग करना है। लेकिन आप साइड से पैरामीटर पे जाएंगे, हाइट पे जाएंगे, या आप इन रेडियस अंतर त्रिज्या पे, सरकम रेडियस पर त्रिज्या पे जाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना, जितना गुना उसी को गुणा करना है। तो साइड का मान आपको कितना दिया गया 4√3। ये कितना गुना हो रहा है, तो आप कहेंगे साहब ये तो हो रहा है 2 गुना। ठीक है, तो ऊंचाई क्या होती है 3, इसमें 2 का आप गुणा क्यों नहीं कर देते, उत्तर 6 क्यों नहीं बोल देते बहुत जल्दी से? समझ रहे हैं? ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई दी गई है x। कोई बात नहीं, माध्यिका और ऊंचाई एक ही बात होती है, हम जानते हैं। मीडियन क्या दिया गया, x दिया गया। क्या पूछा गया, एरिया। ठीक है, मीडियन हम जानते हैं 3 है, एरिया हम जानते हैं 3√3 है, और इसकी वैल्यू आपको क्या दी गई है, आपसे बोला गया x, आपसे पूछा गया ये वैल्यू क्या होगी। कोई बात नहीं, 3 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू x/3 होगी। आप इधर जाएंगे तो इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x²/9, इसका गुणा कर दीजिए। 3√3 गुणा x²/9। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे 3 बार कटेगा, 3 से ये वाला ये √3 बार कटेगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा x²/√3, और यही मेरा उत्तर है। इजी हुआ। लेकिन ये सारे स्टेप्स जो लिखे हैं वो आपको लिखना ना पड़े, ये चीज़ आपने अंदर को डेवलप करनी है। जैसे ही कहा कि जैसे माध्यिका मीडियन, इसको फोकस कीजिए। 3 की वैल्यू अगर x है, 1 की वैल्यू x/3, एरिया पे जाना है x²/9, x²/9 को चिपका देना है किसके साथ, 3√3 के साथ। बस इतना काम, ठीक, और सीधे आंसर पे हिट कर देना। ठीक है, तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी अच्छी तरह से। मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा,
और उस असाइनमेंट में इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। ये तरीका आप अप्लाई कीजिएगा। आप फार्मूले से भी कर सकते हैं, जो आपको बेसिक फार्मूले पता है उनसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करेंगे तो थोड़ा सा तेज रहेंगे। एक दो सवाल और इसके असाइनमेंट में छूटे हुआ है। जैसे ये क्या है, एक वर्ग की भुजा पर बना एक समबाहु त्रिभुज वर्ग के विकर्ण पर बना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधा होता है। ये बात अपने दिमाग में याद रखिए। क्यों रखिए? याद रखने का बेसिक बात यह है कि जब भी आप एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं तो इसमें क्या बोला गया, नहीं एक वर्ग है, एक वर्ग बनाइए पहले। वर्ग जानते हैं, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। इसमें बोला कि एक विकर्ण पे एक आप त्रिभुज बनाओ, विकर्ण पर एक त्रिभुज बनाओ, समबाहु त्रिभुज बनना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा बराबर, ठीक। और एक बनाओ आप इसके भुजा पर, ठीक, भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाओ। मान लीजिए ये विकर्ण पे बना है और मान लीजिए ये बना है भुजा पे। मान लीजिए ये ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है। विकर्ण पर जब आप समबाहु त्रिभुज बनाओगे तो एक वर्ग का जो विकर्ण होता है वो √2a होता है। ये क्यों होता है इस पे भी समझाएंगे जब वर्ग पढ़ाऊंगा मैं। तो √2a, तो इसकी क्योंकि समबाहु त्रिभुज बनाया है तो ये भी √2a होना चाहिए, ये भी √2a होना चाहिए। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि भुजाओं में अनुपात, भुजा और विकर्ण में अनुपात क्या है। तो आप कहेंगे जो भुजा है ना भाई एक समबाहु त्रिभुज की, और जो विकर्ण है यानी साइड और डायगोनल में जो रेशियो है वो किसका है, 1/, कितना है, √2 का है। तो निश्चित तौर पर ये किसमें, तो एरिया रेशियो क्या होगा, तो एरिया रेशियो क्षेत्रफल अनुपात, यानी मान लीजिए ये सीधे लिख देते हैं क्षेत्रफल अनुपात, एरिया रेशियो, इन दोनों त्रिभुज के एरिया रेशियो क्या होगा। भुजा और का आपको दोनों त्रिभुज की भुजा का रेशियो दिया गया, एरिया पूछा गया। आप सभी जानते होंगे जब भुजा दिया जाता है और एरिया रेशियो पूछा जाता है तो उसका स्क्वायर करते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो ये एक रेशियो है और इस वजह से हम बोलते हैं कि भुजा पे जब एक समबाहु त्रिभुज बनाओ और विकर्ण पे एक समबाहु त्रिभुज बनाओ तो भुजा और विकर्ण में अनुपात 1/√2 का होता है, तो उनके क्षेत्रफल में अनुपात 1/2 का होगा। ये बात आपको मतलब ये बोलूँगे, विकर्ण पे बना त्रिभुज भुजा पे बने त्रिभुज का दुगना क्षेत्रफल लगता है, या भुजा का त्रिभुज विकर्ण पे बने त्रिभुज का आधा क्षेत्रफल लिखता है। वही एक छोटी सी बात है जो आपको दिमाग में रखनी है। ये आगे की प्रोसेस है, आगे के सवालों में ये चीज़ काम करेगी, ठीक है। तो इसको आप दिमाग में रखिए भी, नहीं तो एक सवाल भी है आपके सामने क्या रेशियो होता है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन का करने का एक असाइनमेंट मैं आपको दूंगा, वो आपको करना है, ठीक है। और किस तरह का क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन छूटा था, बताइए भाई क्या आंसर रहेगा। अब जितने भी हमने प्रूफ पढ़े उसका इस्तेमाल किया। जैसे क्वेश्चन है आपके सामने, एक त्रिभुज के अंदर, जो स्टार्टिंग में मैंने समझाया था, याद रखिएगा। एक त्रिभुज के अंदर एक स्थित बिंदु पर त्रिभुज की भुजाओं पर डाले गए लंबों की ऊंचाइयां 6, 7, 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है। हमने इस चीज को जाना था ना स्टार्टिंग में, P1 + P2 + P3 बराबर क्या होगा, 2/√3 × a, या a बराबर, सॉरी, a बराबर 2/√3, उल्टा लिख दिया मैंने, P1 + P2 + P3। तो यही पूछा गया है, ये डायरेक्ट आप जानते ही हो। नहीं जानते तो इतना तो जानते हो कि परपेंडिकुलर की जो परपेंडिकुलर होता है वो ऊंचाई के बराबर, परपेंडिकुलर का जो जोड़ होता है वो ऊंचाई के बराबर होता है, ये भी जानते हो। अगर ये याद ना रहे, जरूर थोड़ा ना याद रखना। अगर हम जान गए कि बनता कैसे तो हमको याद रहेगा वो, अगर हमने बेसिक्स को मजबूत किया है, ठीक है। तो खैर डायरेक्ट इस चीज़ का इस्तेमाल कर देंगे। स्टार्टिंग में बताया गया था ये सारी बात, ठीक। तो P1 P2 P3 क्या, 6, 7, 8 को जोड़ेंगे। 6, 7 कितना हो गया आपके पास 13, और 8 कितना हो गया 21, है ना। ये गुणा है, सॉल्व कर दीजिए। 2 × 7 × 3 लिख देता हूँ मैं इसको, बटे में √3 है, √3 से ये वाला कट जाएगा, 14√3 इसका आंसर हो जाएगा, 14 × √3, ठीक है। तो ये सारी बात आपको समझ में आई होंगी अच्छी तरह से, ठीक है। और चलिए मैं आपको कुछ और बात यहाँ पे दिखाता हूँ, आपको एक असाइनमेंट दिखाता हूँ जो आपको करना होगा सॉल्व, और चलते हैं वापस। कहाँ है असाइनमेंट,
देखिए, इस तरह के जो सवाल हैं, ये इस तरह का असाइनमेंट जो है मैं एप्लीकेशन सॉरी आपका यूट्यूब चैनल पर जो है अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में जाके इसको असाइनमेंट को ज़रा सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल पे बेस्ड ही क्वेश्चन मैं रखूंगा इसमें, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, ये क्वेश्चन जो असाइनमेंट है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा, तो घबराइए नहीं, ठीक है। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है। और